और चैप्टर नंबर 9 है ये, है ना, लाइट। तो चैप्टर के बारे में सबसे पहले नॉलेज ये होनी चाहिए कि तुम्हारी क्लास 10th की फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर लाइट है। इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छा है, लेकिन इसके बाद दो बचते हैं, ह्यूमन आई और मैग्नेटिज्म, वो काफी सिंपल चैप्टर है। तुम्हें चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट कि आज के इंटरव्यू के दिन में तुम्हें लाइट के बारे में जानना है, चैप्टर का मैप लिखना है, कुछ बेसिक कहानियां स्टार्ट करनी है। चैप्टर को डे 1 में खाने की कोशिश मत करो, डे 1 में जितना हो सकता है डिस्कशन कर लो, जितना तुम पूछ सकते हो पूछ लो, जितना बता सकता हूँ बता दो बिना लिखे। थ्योरेटिकली सुने चैप्टर को, ठीक है, ध्यान से बात सुन लो। सबसे पहली बात ये है कि लाइट को पढ़ने से पहले एक बार लाइट को जाने, ठीक है, उसके बाद ही लिखूंगा मैं तुम्हारे पास में मैप। और मैप लिखने से पहले मेरे पास बहुत सिंपल सा वर्ड आता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज लाइट, किसे कहते हैं। मतलब ये नहीं कि सब मैं दिमाग में समझता तो हूँ, अगर तुम अपने दिमाग में समझने वाली बातों को शब्दों में उतारने की क्षमता का विकास कर लो तो तुम पढ़ने में होशियार बन जाओगे उसी को। तुम ये बताओ कि लाइट किसे कहते हैं, बता पहले मन की करते। अच्छा ये तो साउंड में पढ़ाया था यार, यही की याद कर रखे लगे। अच्छा सही कह रहा है, साउंड में जो पढ़ाया था तब, अच्छा 9th में पढ़ाया था तब की बात है। हाँ भाई देखो, अगर बेसिक अगर बात समझी जाए तो अब किसी भी आदमी से पूछते हैं लाइट क्या है, लाइट सब उजीता, उजाला, प्रकाश, सूरज, धूप, कुछ ना कुछ ऐसे करके वो जवाब देता है। उसके मन में चलने वाले जो शब्द है वो यही है, उजीता, उजाला, इसको लाइट कहते हैं। पर ऐसा नहीं है, तो समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम कीजिए, दुनिया में एक चीज है जिसका नाम है एनर्जी। और एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है, मतलब बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है। जैसे मैं तुम्हें लाइन से बोलता हूँ एनर्जी के बारे में, थर्मल एनर्जी यानी कौन सी, हीट, हीट जिसको हम लोग किससे महसूस करते हैं, स्किन से। हमारी स्किन अपने आप में, हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि हमारी स्किन अपने आप तापमान को महसूस करेगी, गर्म होगा तो अपने आप, ठंडा होगा तो अपने आप जान जाएगी। वैसे करके न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, अलग अलग टाइप की एनर्जी पाई जाती है। हमारी बॉडी अलग अलग टाइप की एनर्जी को अलग अलग तरीके से सेंस करती है। जैसे कि साउंड एक ऐसी एनर्जी जिसको सेंस करने के लिए हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन काम करेंगे। अगर हम लीड में गाना बजा के जीप पे रख लें उसकी आवाज नहीं आएगी, ठीक है। हम अगर कोई टेस्टी चीज कानों पे लगा लें उसका स्वाद नहीं आएगा। अगर हम किसी कलर की लाइट को अपनी स्किन पे रख लें तो हमें उसका रंग नहीं पता चलेगा। हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग एनर्जी को सेंस करते हैं। तो बेसिकली मैं तुम्हारे सामने एक बात लिखता हूँ कि एनर्जी में अगर बात सकती है तो मैं तुम्हें सबसे पहले इस एनर्जी के 3 टुकड़े करके बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से बात समझना। सबसे पहले मैंने लिखा थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। उसके बाद मैंने लिखा साउंड एनर्जी, और फिर मैं तुमसे ही लिखवाऊंगा, बाद में आराम तुमसे ही लिखवाऊंगा कि व्हाट इज लाइट एनर्जी, ठीक है, वो तुम्हें ही लिखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से बात समझो। सबसे पहली बात तो ये थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं। तुम ये बताओ कि थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी जो मुझे समझाती है कि तापमान कितना कम या फिर ज्यादा है, और उस एनर्जी को हम किससे सेंस करते हैं, अपनी बॉडी कौन से ऑर्गन से, स्किन से। तो पहली बात थर्मल एनर्जी, इसको लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is a form of energy which produce sensation of temperature। मतलब तापमान की जो हमें थोड़ी बहुत व्याख्या करे, थोड़ा बहुत समझा कि तापमान क्या चीज है, ऐसी प्रकार की ऊर्जा तो मुझे गर्मी और सर्दी के बाद हम समझाते हैं, इसको थर्मल एनर्जी। सबसे पहली चीज तो ये। अब बात है साउंड एनर्जी कौन सी है। एक इस टाइप की एनर्जी जो मुझे हियरिंग सेंसेशन देती है, सुनने की शक्ति पैदा करती है। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे हियरिंग सेंसेशन, मतलब कि मेरे कानों को सुनने की क्षमता देने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, साउंड एनर्जी है। मेरे कानों तक जो आवाज जो पहुंचती है वो एक टाइप की एनर्जी है, पहली बात तो। और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। मेरे कानों तक जो पहुंचती है वो क्या है, एक टाइप की एनर्जी। और उस एनर्जी को जो कान महसूस कर पाते हैं, कान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। उसी बात को लिखा जा रहा है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो मुझे सुनने की क्षमता देती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। एक ऐसी एनर्जी जो मुझे सुनने की क्षमता देती है। अगर साउंड नाम की एनर्जी दुनिया में ना हो तो मेरे कान कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि यार ऐसी टाइप की एनर्जी भी कोई होती है।
या फिर ऐसा मान लो कि मैं किसी आदमी कान काट दूं, निकाल दूं मशीन अंदर से, वो कभी जीवन में महसूस ही नहीं कर पाएगा कि ये भी कोई एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी बस एक सिंपल चीज महसूस करने वाली है, उसको शब्दों में व्याख्या करना भी मुश्किल पड़ जाता है। अगर कान होंगे ही नहीं ना तो किसी आदमी को समझा ही नहीं सकते कि साउंड क्या चीज है, किसी आंखें नहीं होंगी तो उसको समझा ही नहीं सकते कि लाइट क्या चीज है। खुद सोचो इस बात को, हमें किसी भी एनर्जी को समझने के लिए उसको रिसीव करने वाले ऑर्गन्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे करके बात निकल के आती है व्हाट इज लाइट एनर्जी। एक इस टाइप की एनर्जी जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने की क्षमता पैदा करती है, जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को ला के एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of vision, जो देखने की शक्ति को पैदा करती है। इस टाइप की ऊर्जा को अपन लोग लाइट एनर्जी कहते हैं। अब बात है कि जो लाइट है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। हालांकि आज तक लाइट पे रिसर्च चल रही है, आज तक पता ही नहीं चला कि लाइट मतलब क्या चक्कर है बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीजन उसके पीछे, लेकिन कुछ काम की बात जान लेते हैं। लाइट छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनती है, पैकेट्स में आती है, उन पैकेट्स को क्वांटा फोटोन्स कहते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ, लाइट के बारे में जाने छोटी सी बात है क्या, नहीं गड़बड़ है, लाइट डुअल नेचर है, लाइट पार्टिकल वेव सब मतलब फिक्स नहीं है, लाइट डुअल नेचर शो करती है, कुछ फिक्स नहीं कह सकते गुरु नाथ की बात ये, ठीक है। इट इज ए मैटर, इट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, मतलब फोटोन्स ऐसा मान लो कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और ये बात तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, बताता हूं। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जैसे अपने पास में बाल्टी, इसमें गुब्बारा में पानी भर के रखा हो, तुमने गुब्बारा उठा किसी आदमी फेंक के मारा, वो जैसे फटेगा उस पर पानी फैल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके जो सन है, सन ऐसा मान लो कि सन क्या, कोई भी लाइट का सोर्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जिनमें क्या स्टोर होती है, एनर्जी, जिनमें क्या स्टोर होगी, एनर्जी। और जैसे वो किसी आदमी में स्ट्राइक करेंगे, आदमी में स्ट्राइक करते वो खुल जाते हैं, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। क्यों बताओ, तुम्हें रास्ते में लाइट दिख रही है, तुम्हें लाइट सिर्फ टेबल पे गिरती दिखाई देगी, हालांकि रास्ते में दिखाई दे सकती है। टिंडल इफेक्ट, जब तुम्हारे घर में कहीं पे किसी जगह पे छोटा सा छेद हो तो वहां से लाइट आती दिखाई देती है। पर एक काम क्या समझो, जैसे किसी बाल्टी में गुब्बारों को उठा के जब तुम किसी आदमी मारते हो, जब वो फटेंगे तब उसमें से क्या निकलेगा, पानी। ठीक वैसे लाइट में से निकलते हैं छोटे छोटे पैकेट यानी कि फोटोन्स, और जब वो किसी बॉडी से स्ट्राइक करेंगे तो क्या निकलेगी, लाइट एनर्जी, जिससे तुम किसी आदमी को देख सकते हो। काम की बात यह है कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की लाइट एक एनर्जी है, जिससे देखने की शक्ति पैदा होती है, और इट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, और सब ये फोटोन से बनते हैं। इसी कारण से तुमने कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ी होंगी, इनको लिखना नहीं है, तुमने वो जो पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, उसमें फोटो वर्ड कहां से आया है, मतलब जहां पर ये फोटो पढ़ते हैं ना, फोटो लेना, फोटोज, हमने जहां पर फोटो शब्द का इस्तेमाल किया आज तक, फोटोसिंथेसिस, तो फोटो का मतलब होता है कि लाइट की हेल्प से सिंथेसिस करना, फोटो यानी कि लाइट, ठीक है। अपन लोगों ने भी अपने मोबाइल वगैरह में जो फोटो वर्ड यूज करा है, तो फोटो यानी कि लाइट, तो लाइट की हेल्प से कैप्चर किए गए हो वो सब कुछ फोटो है, ठीक है। इस बात को समझिए, फोटो का मींस ही इक्विवेलेंट टू लाइट होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे साइंटिफिकली भी। हालांकि ये इस चीज से कनेक्ट नहीं होता, पर मोस्ट इंपोर्टेंट कि एनर्जी के बारे में हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। अब एक दूसरी बात सुने, अभी चैप्टर के मैप पे नहीं आना, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हम किस चीज की सहायता से देखते हैं और कैसे? ये क्वेश्चन ही लिख दिया मैंने, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं ये बताओ, किसकी सहायता से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है? आंख, चलो मैं तो बात बताता हूं, एकदम रात का समय हो, ऊपर अंधेरा बिल्कुल कुआं वगैरह जैसा, किसी आदमी की आंखें खोल के उसमें एंट्री करवा दो, उसे दिखेगा नहीं दिखेगा, क्या आंख नहीं है, लाइट भी होनी चाहिए। अच्छा बात सुनो, वो लाइट है, किसी आंखें निकाल लो, आप अब भी नहीं दिखेगा, देखने के लिए किस चीज की नीड है पहले बताओ? दोनों बात होनी चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए और आंख भी होनी चाहिए। अगर आंख नहीं है तो लाइट का क्या फायदा, और आंख है लाइट नहीं है
तो भी देखने का कोई फायदा, मतलब दिखेगा ही नहीं, सीधी सीधी बात ये। तो देखने के लिए अपन लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जिन चीजों की नीड पड़ती है उनके बारे में समझे। हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए दो चीजों की नीड होती है, एक तो आइस की और एक लाइट की। मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, एक लाइट की और दूसरा फिर आइस की। एक बात सुनो, तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें तुम पढ़ोगे लाइट के बारे में, अगला चैप्टर क्या है, आइस, ह्यूमन आई के बारे में। तो पहली बात तो देखने की दोनों ऑब्जेक्ट की नीड है। कैसे दिखता है वो समझ ले एक बार ध्यान से, कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो उसका विजन प्रोसेस कुछ इस तरह से डिस्कवर होता है। मतलब ये कि जैसे ये अपने पास में जमीन है, ठीक, यहाँ पे मैंने जानबूझ के पेड़ बनाया, और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, तो इस आदमी को आखिर ये पेड़ दिखेगा कब और किस तरह से, वो ध्यान से समझ लो। अगर ऊपर सनलाइट है तो देखने की प्रोसेस बहुत सिंपल सी है। जैसे अपन लोगों को अपने आसपास में कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उनका सेम प्रोसेस है। लाइट पहले यहां से कहां जाती है, पेड़ों पर, और पेड़ से फिर रिफ्लेक्ट होकर कहां जाती है, इंसान की आंखों में। इंसान की आंखों में मल्टीपल लाइटें जाती है, सिंगल नहीं जाती, बहुत सारी लाइटें जाती है। तो जब लाइट एक सोर्स से ऑब्जेक्ट में पड़ेगी और ऑब्जेक्ट से विजन वाले आदमी पड़ेगी जिसके पास आंखें हैं, तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बताओ किस कंडीशन में देखना बंद हो जाएगा? दो कंडीशन है। अगर लाइट यहां से आना बंद हो जाए तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, और अपनी आंखें बंद हो जाए, मतलब लाइट पहुंचे नहीं तो भी नहीं दिखाई देगा। तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और वो दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट ये रही। सबसे पहला तो लाइट सोर्स होना चाहिए, सबसे पहला तो लाइट सोर्स होना चाहिए, और एक लाइट रिसीवर होना चाहिए। एक जगह जहां से लाइट निकले और जहां पे लाइट रिसीव होती हो, लाइट रिसीवर। और अपने पास में लाइट रिसीवर कौन है? हमारे पास में लाइट रिसीवर होती है आईज, आंखें। अब काम की बात ये भी है कि क्या आंखें बस लोगों के पास ही है? इस दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसमें आंखें नहीं है? आंखें नहीं होती, एंटीनो से महसूस करके आगे बढ़ती हो। जो मतलब सिग्नल ट्रांसफर करती है आगे के जाने के लिए, वो उसके एंटीना ही तो होते हैं। तो अपने आसपास बहुत सारे मल्टीपल जीवों को जब देखोगे तो सबके पास में आंखें पाई जाती हैं। सबके पास में, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, जितने भी शेर, चीता, सबके पास में आंखें पाई जाती हैं। तो अपन लोग सबसे पहली बात तो इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट सोर्स होना चाहिए, और रिफ्लेक्ट होकर जब ऑब्जेक्ट रिसीवर तक पहुंचेगा, यानी कि आइस तक पहुंचेगा, तब उस ऑब्जेक्ट को महसूस कर पाएगा, समझ पाएगा कि वो क्या देख रहे हैं। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए तुम्हें आगे वाले चैप्टर आइस में जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आइस में नहीं, तुम लाइट पढ़ोगे। तो पहले इस पूरे खेल को ध्यान से देख लें कि लाइट है क्या चीज, लाइट में किस तरह से विजन पॉसिबल है। और जब तुम इस चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हो तो अब तुम इस चैप्टर का पूरा पूरा बैक लिखो ध्यान से। देखिए, हाँ भाई, ये चैप्टर का मैं बहुत बेहतरीन है। क्योंकि इस चैप्टर का अपन लोगों ने पूरा नाम नहीं लिखा अभी तक, अब लिखते हैं। हाँ भाई, ये चैप्टर सबसे पहले दो पार्ट में टूट जाएगा। एक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, रिफ्लेक्शन, और दूसरा जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, पहली चीज तो ये जो हम लोगों ने शायद सुने हुए भी है, लेकिन ये चीज थोड़ी धीरे धीरे एक आध दिन तक तुम्हारा सुना हुआ सिस्टम महसूस होगा, उसका तुम्हें महसूस नहीं होगा। तुम्हें एक आध दिन लगेगा कि यार ये तो अपन लोग जानते हैं, पर उसके बाद जो खेल इंटरचेंज होता चला जाएगा लगातार, वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ना है वो सुनना ध्यान से। रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ साथ ही अपन लोग एक चीज पे निकल के आ जाएंगे, इस चीज का नाम होगा सरफेस, टाइप्स ऑफ सरफेस, टाइप्स ऑफ सरफेस। और टाइप्स ऑफ सरफेस में अपने पास में दो टाइप के सरफेस पाए जाते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर और दूसरे होते हैं इनरेगुलर, जिसका दूसरा नाम भी अपने पास में डिफ्यूज्ड। रेगुलर, इनरेगुलर और डिफ्यूज्ड।
अच्छा, हमारे पास में तीसरा जो पॉइंट निकल के आएगा वो ये होगा कि टाइप्स ऑफ रेगुलर सरफेस में किस टाइप की सरफेस है। रेगुलर की भी टाइप अपने आप में, ठीक है, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ रेगुलर सरफेस, सबसे पहली बात तो ध्यान रखें कि रेगुलर सरफेस को अपन लोग कहीं ना कहीं क्या मान लें किसी टाइम पे आके मिरर। और मैं तुमसे सीधी सीधी बात ये पूछता हूँ कि शीशे कितने टाइप होते हैं मिरर के, कौन से? ठीक है, इस बात को ध्यान से दोबारा सुनना। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। एक ही बात है जो मैंने मिटा के काट के लिखा, तो मलिना लिखो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, काटना मलिना। अपने पास में दो टाइप के मिरर पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है प्लेन मिरर और दूसरा पाया जाता है स्फेरिकल मिरर। और हमारे पास में स्फेरिकल के दो टाइप पाए जाते हैं, कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और इस पूरे खेल के अंदर तो मैं इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, ये वाला मैप बाकी मैपों से थोड़ा सा अलग है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में तो पढ़ने केसेस, मतलब तो बनाने इसके अंदर एक चीज, इसका नाम होगा रे डायग्राम। तो काफी सिंपल सिस्टमैटिक चीज है और लोगों को लगता है कि यही खतरनाक है, पर ऐसा नहीं है। चैप्टर का असली फील इसी में आता है। काफी ठीक चीज है, ऐसे तो बहुत बुरी नहीं बनाई गई है। इसके अंदर कॉनकेव के तुम्हारे पास में 6 केस आएंगे और उसमें तुम्हारे पास आएंगे 2 केस। और इंक्लूडिंग दिस ऑल, ये सब कुछ पढ़ने के बाद में तुम्हारा ध्यान किस जगह पर जाएगा? तो चौथा पॉइंट होगा इसके न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स का मतलब सीधी सीधी बात ये कि तुम्हें इसमें मिलेगा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन साथ साथ में इस बात को बिल्कुल सेट कर ले कि ये तुम्हारे पास में न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। लेकिन इस पूरे खेल को जब लिख दिया जाएगा तब तो तुम्हारे पास इस मैप में एक अच्छी खतरनाक चीज और ऐड करी जाएगी। अभी पहले बस मैप लिखें, अच्छा, फिर ये पार्ट टूटेगा सेकंड में। ध्यान रखना कि अगर मैं थोड़ी सी परसेंटेज डिवाइड कर लूं तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज अराउंड ओनली 35% के आसपास। ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है अराउंड 35% के लगभग। और ये वाला जो रिफ्लेक्शन पोर्शन है चैप्टर का वो काफी लंबा जाता है, 65% के आसपास है। लेकिन एक बात ये भी है कि 35% जो है वो थोड़ा सा स्लो, फास्ट है। मतलब इसको करने में 3-4 दिन लगेंगे, इस करने में 1-2 दिन लगता है, कुछ ऐसा हिसाब किताब है। भले पोर्शन कम है, स्पीड स्लो है, पोर्शन ज्यादा है, स्पीड भी तेज है। अच्छा, अगला पॉइंट जो तुम रिफ्लेक्शन वाले मैप में लिखोगे वो ध्यान से समझे। एक मिनट, मैं इसको नहीं चल गया। ठीक है भाई, ध्यान से रिफ्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट हमें यही समझना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ते ही अपन लोगों के पास में आ जाएंगे इसके लॉ। इसी के अंदर लगाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन इसमें तुम लोगों को स्नेल्स लॉ पढ़ाया जाएगा, एक है काम की चीज, ठीक है, तभी देख लेना। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट अपन लोग पढ़ेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास में बेसिक 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाए जाते हैं, एक तो एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर तुम लोग जाओगे कुछ स्पेशल टाइप की रिफ्लेक्शन पे, सम इंपोर्टेंट केसेस, कुछ इंपोर्टेंट केस होंगे वो पढ़ने हैं, सम इंपोर्टेंट केस। और इंपोर्टेंट केस में मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे, वो भी सुन ले ध्यान से। एक तो पढ़ना तुम लोग ग्लास स्लैब और एक पढ़ना है प्रिज्म। प्रिज्म तुम लोग लाइट के दौरान ही पढ़ोगे, आगे जाके नहीं, ठीक है। प्रिज्म का लेवल थोड़ा सा ही होगा, मतलब कि तुम ओनली 10th वाला प्रिज्म नहीं पढ़ रही होगी, क्योंकि वो आगे का पढ़ा सकते हैं। वैसे टॉपिक नहीं है कि वह कुछ पुराना करना पड़ेगा, इसलिए प्रिज्म थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। बात बोल तो रहा हूँ पर ऐसी आवश्यकता नहीं होती है कि पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे, जो आएगा वो सब देख लिया जाएगा, ठीक है भाई। चौथा पॉइंट प्रिज्म के बाद में फिर तुम लोग जाओगे रिफ्रैक्शन में, जैसे कि उसमें आते हैं मिरर, इसमें पॉइंट टाइप्स का नाम क्या है? लेंस। और हमारे पास में लेंस 2 टाइप के होते हैं, मतलब कहने को 2 टाइप के, मतलब 2 टाइप के नहीं है, मतलब कुछ 5-6 टाइप के पाए जाते हैं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मतलब 6 टाइप के लेंसेज हैं वैसे तो टोटली। पर अपन लोग फिलहाल 2 लिखते हैं, एक तो लिख दिया हम लोगों ने कॉनकेव लेंस और दूसरा लिख दिया कॉन्वेक्स लेंस। और ये कहानी लगभग ठीक उसी की तरह एंड होने को तैयार होती है कि तुम लोग 5वां पॉइंट पे लिखोगे लेंस फॉर्मूला
लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, और ये टोटली एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैग्निफिकेशन, और ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है टोटल। अच्छा, साथ ही साथ में बात सामने ये भी मेंशन किया जाए कि साहब इसमें भी सेम टू सेम उल्टा सीन है, किसी में 6 केस है और किसी में 2 केस है। जैसे वहां कॉनकेव में 6 ना, या कॉनकेव में 2, वहां कॉन्वेक्स में 6 केस है। कुछ रे डायग्राम्स बनाने होंगे, इसमें बनाने तो मैं रे डायग्राम, लेकिन जैसा कि मैं तुमसे कहा कि मैप लिखने के बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की एंट्री तुम लोग अभी करोगे, वो एंट्री करना। पहले तुम इस चीज को लिख लो, फिर बताता हूँ कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। ये चैप्टर का तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर से, इससे इतना नहीं है, लोग इसका साइज इससे डबल हो रहा है, कुछ और भी ऐसी बात है उसमें लिखी नहीं रही है, ठीक है, वो समझे ध्यान से लिख लो, लिख लो, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट पे काम और चल रहा है, कुछ दिन लगेंगे उसमें, अच्छा प्रोजेक्ट है वो हमारी प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी पेड़ में एक मेन टहनी होती है, एक मेन शाखा होती है, उससे बहुत सारी टहनियां निकलती हैं, ये इसकी मेन शाखा है जो पूरी लिखी हुई है। अब इसकी कुछ छोटी मोटी टहनियां सुनिए जो इस पूरे चैप्टर के दोनों पॉइंट को कवर करेगी इकट्ठा एक साथ। वो ब्रांच जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 इस तरह से, मैं इसी के बीच में लिखता हूँ कुछ पॉइंट और। तुम लोग इस पूरे चैप्टर दौरान बीच बीच में मतलब कभी इस जगह पे पढ़ोगे, कभी इस जगह पे पढ़ोगे, तो मैं उनको नाम दे रहा हूँ स्टार 1 स्टार 2, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट पढ़ने, तो कुछ स्टार्स पढ़ रहे हैं, 2 3 स्टार है बीच बीच में है, किस जगह पर है, मिरर के अंदर, स्फेरिकल के अंदर, उस जगह 2 3 स्टार है, वो कौन से वो सुनो। एक तो है रियल इमेज कौन सी होती है और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। उसके बाद में एक आएगा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, मतलब चैप्टर के मैप में कहीं नहीं है, मेन ब्रांच से हटके है, जब मैं तो पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें याद दिला दूंगा स्टार 1 पहले ये पढ़ो, उसके बाद मेन ब्रांच पे वापस से आना, रूल्स इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। उसके बाद में अगली काम की बात होगी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम हम लोग रियल वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन की रूल साइन कन्वेंशन पहले पढ़ चुके होंगे, इसीलिए अगली बार में जब अपन लोग स्टार में डालेंगे ना दोबारा से डाल देंगे इसमें साइन कन्वेंशन, CONVENTION, इसमें अपन लोग पढ़ेंगे दोबारा से रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ध्यान ये रखना कि चैप्टर ना किसी टाइम तक अच्छा समझ में आता है, फिर बीच में लगता है कि कैसा डाउट है ये, लेकिन जैसे ही खत्म होता है सब के सब इकट्ठा कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, तुम स्टार्टिंग से चैप्टर को बेहतरीन पकड़ोगे, ऐसा कोई पॉइंट होने वाला ही नहीं है जहां पे तुम्हें ये डाउट रह जाए कि यार ये थोड़ा सा अजीब गया। इस पूरे चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन माना जाता है, सबसे कठिन जो माना जाता है, वो भी देख लेना से लोगों को मतलब पढ़ाना नहीं, अगर एक्चुअली में सिर्फ समझाने में आ जाए ना कि यहाँ सब बेहतरीन है और ये फील दे दे प्रॉपर, तो दिस इज कॉल्ड डिफेक्टिव इंडेक्स नाम का पॉइंट, मतलब बहुत कठिन होता है इसको फील करवाना कि आखिर ये कौन सी कहानी है, आखिर ये किस तरह से काम करती है, इस बात का एक्चुअली मतलब क्या, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस पूरे चैप्टर की, दैट इज इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट, दोनों पॉइंटों में, तीनों पॉइंटों में डब्बे लगे हुए, वो भी ध्यान से बात समझ लो। चैप्टर का पूरा मैप खत्म होता है और तुम 1 स्टार्ट करोगे हैशटैग ए से, ए के अंदर 1 2 3 4 पढ़ेंगे, फिर बी के अंदर 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे,
और उसके साथ थोड़ा चैप्टर फिनिश होगा। हालांकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इस पूरे गेम में, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले इस पूरे सिस्टम को लिख लें, इनमें कितना कितना कहां से पढ़ना है। हो गया, सबका हो गई, ठीक। हाँ भाई, सबसे पहले ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्शन क्या चीज है। रिफ्लेक्शन यानी कि हाँ भाई, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? किसी भी लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस आना। इस बात को इंग्लिश में किन शब्दों में लिखा जाता है, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है होना चाहिए। किसी भी सरफेस से अगर लाइट टकरा के वापस आती है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस कमरे में रिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं लाइटों से? अरबों खरबों, मतलब गिनती नहीं है, एक एक कण कण से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन बात समझ नहीं है तो अगर तुम्हें डाउट सब नहीं हो रिफ्लेक्शन लाइट कम क्यों हुई, ये सब बंद हो गई, सिर्फ नहीं बंद तो हुई है बात ठीक है, लेकिन ये सोर्स से निकलने वाली लाइट है वो टकरा के अलग अलग कोनों से अलग अलग पॉइंटों पे पहुंचती है। और यहाँ से टकरा के लाइट यहाँ पहुंची, तो यहाँ से टकरा के वहां पहुंची, यहाँ से टकरा के वहां पहुंची, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, सिंगल रिफ्लेक्शन नहीं होता। बात है कि रिफ्लेक्शन का बेसिक सेंस क्या है? लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आना, और अगर टकरा के वापस आएगी तभी हम लोगों को चीजें दिख सकती हैं। अगर लाइट उस जगह पर पड़े ही ना, किसी भी टेबल पे अगर लाइट नहीं पड़ी तो वो टेबल दिखाई नहीं देगी। किसी चीज को देखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट लाइट और आई। तो पहली बात, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सबसे पहली बेसिक प्रायोरिटी वाली बात, किसी भी लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस आना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। पहले इस सिस्टमैटिक बात को ध्यान से देखें, और जब बात रिफ्लेक्शन वर्ड की आ चुकी है तो तुम्हें कुछ और भी जानना होगा, वो ध्यान से समझना। अगर रिफ्लेक्शन समझाने में चल अपन लोग, तो मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, हम अगर लाइन नीचे क्यों खींचते हैं तो छोटी छोटी डॉटेड लाइंस को अपन लोग क्या बोलते हैं? पॉलिश। और पॉलिश करने से बनता है मिरर। दूसरी बात, अगर पॉलिश की गई है नीचे की ओर तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? ऊपर से। रिफ्लेक्शन हमेशा पॉलिश सरफेस से उल्टा होता है। तो जो जितने भी शीशे घर पे लगे हुए हैं वो सब एक्चुअली में ऐसे हैं, ट्रांसपेरेंट है, उन सबके पीछे पॉलिश की जाती है, उससे वो शीशे बनाए जाते हैं। कभी लंबे टाइम तक किसी जगह पे टंगा हुआ शीशा देखने नीचे से धुल जाता है, खाली हो जाता है, उसकी पॉलिश छूट जाती है, वहां तुम्हें आर पार दिखाई देगा। तो बात है कि जितने भी शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं वो सभी पॉलिश्ड है, मतलब उनको पीछे की जाती पॉलिश, वो चमक जाते हैं, उनके सामने से तुम लोग देखते हो। तो वैसे ही करके हम लोग जब शीशे को किताब को भी बनाते हैं तो अपन लोग ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डॉट, अब एरो पीछे क्यों लगाएंगे, वो पॉलिश कहलाती है। और रिफ्लेक्शन कहां से होगा? सामने से। काम का पॉइंट ये है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तब तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि एक लाइट आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। और हमें इसी फिनोमेना को हम लोगों ने क्या नाम दिया? रिफ्लेक्शन। लाइट का आना, सरफेस से टकराना और टकरा के वापस जाना। और इसमें तो बहुत सारे पॉइंटर समझ ले ध्यान से। सबसे पहली चीज अभी आते हैं ना, हाँ भाई, सबसे पहली काम की बात, जो आने वाली लाइट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट कहलाती है इंसिडेंट रे, और जाने वाली लाइट क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस जगह पे टकराई है और आई है गई है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस। उसको कोई भी शीशा फिलहाल नहीं बोलेगा, बोलना ही नहीं है मेरे को, दैट इज कॉल्ड सरफेस। एक काम का पॉइंट इसके अंदर और भी है, वो भी ध्यान से सुनना। काम का पॉइंट ये है कि तुम्हें
किसी भी सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन माननी होती है हमेशा। मैं किसी भी सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन माननी होती है हमेशा, वो भी इस बीच वाले पॉइंट से होते हुए एक इमेजिनरी मानेंगे। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा कम ज्यादा दिख रहा है, तो मैं सामने से दिख भी रहा है, मैंने ऐसे को नाप के नहीं बनाया। बस पॉइंट ये है कि जिस जगह पर ये रिफ्लेक्शन हुआ था, ये वाला पॉइंट कौन सा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है ये वाला। अच्छा, दूसरी काम की बात, जो इमेजिनरी लाइन हम लोग मानते हैं, ऐसी कोई लाइन सरफेस पर नहीं होती। हम लोग उसको क्यों मानते हैं, जिससे कि हमारी पढ़ने की जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए, थोड़ा काम देती है चीज आगे। हेलो, हाँ, ये जो इमेज है हम लोगों ने मानी है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और नॉर्मल मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ, सरफेस पर ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, हम इसको मानते हैं कि हमारी आगे की पढ़ाई है कुछ आसान हो जाती है, तो ये नॉर्मल है। अब तुम्हें इसके अंदर कुछ काम की बात समझनी है, उनको ध्यान से देखना। हेलो, हाँ भाई, बात करो। अच्छा, अभी भी डाटा पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना। पॉइंट ये कि ये कौन सी रे है, ये क्या चीज है, मैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल की बात कर रहा हूं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल इज कॉल्ड एंगल आई। इंसिडेंट रे सरफेस के बीच में नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल इज आई, और आई का पूरा नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एक और काम की बात, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल आई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल आर, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, काम की बात है कि पहले तुम डाटा को देखो, आने वाली लाइट क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे, उनके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन जो सरफेस के 90 बनती है, वो कौन सी, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई, नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी पूरे खेल के अंदर जो अपन लोगों को पढ़ना चाहिए ध्यान से, वो है हमारा दूसरा पॉइंट। तो ध्यान से देखना चैप्टर के मैप को, तो चैप्टर के मैप में मतलब पहला पॉइंट था रिफ्लेक्शन, अब तो पढ़ना है ये वाला फर्स्ट वन, अब नंबर 1 लिखा जाएगा इतनी देर के बाद में। ठीक है, सुनो ध्यान से, तुम्हारा जो नंबर 1 है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा उसमें 2 नियम है, इसमें कि सबसे पहला नियम ही काम का नियम है, और उसके सिवा तुम्हें कुछ भी बात ध्यान से नहीं समझनी होती। ठीक है, पहले फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ काफी सिंपल है। फर्स्ट लॉ ये है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जितने एंगल पे लाइट आती है हमेशा उतने एंगल पे लाइट जाती है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इस खेल को तुम लोग थोड़ी देर तक के लिए रखना, क्योंकि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, देखो सवाल का जवाब देना होगा बाद में, लेकिन पहले ही देखें। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of रिफ्लेक्शन। इस बात को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता होगा वो शायद बता ही दोगे, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये पहला नियम शायद तुम में से किसने भी अपनी लाइफ में पहली बार नहीं देखा है।
एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एक बहुत कॉमन रूल है जो अपन लोग कहना कहीं जानते ही है, लेकिन ध्यान से दूसरा समझे। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ टोटली अगर बुलाया तो कुछ याद करने ऐसी कहानी ही होती है अक्सर, लेकिन इसको फिर भी समझ लेते हैं ध्यान से। इसका टोटली पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी के सभी एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे। कुछ ऐसा मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाइट यहां से जाएगी और रिफ्लेक्शन वहां से होगा, वो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। एक सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, एक सेम सरफेस से लाइट आती है और सेम सरफेस से लाइट जाती है, कोई गड़बड़ नहीं। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसको नियम क्यों बोला गया? इसको तो अपन लोग वैसे भी जान जाते हैं, कोई नहीं बताता तो, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, लाई एट द सेम प्लेन। सभी के सभी एक सिंपल सेम एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो ये कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है कि सभी एक सिंपल सिंगल सरफेस पे आते हैं, लेकिन हाँ वो नियम बहुत काम का है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। और मैं तुमसे बस इसी नियम में से सवाल पूछता हूँ, मैं तुम्हें सेकंड पॉइंट पे लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पॉइंट तुम लोगों को ध्यान से देख लेना चाहिए क्या लिखा हुआ है, सरफेस। ठीक है, तुम्हें बस ये देखना है कि इस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से सवाल है तुम लोगों के लिए, वो करना। ठीक, क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, पहले तो बिल्कुल घटिया बकवास सवाल है। अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? 50। कैसे पता अपन लोगों को? नॉर्मल हमेशा 90 पे गिरता है इस वजह से, और ये 90 तो ये वाला 50 वाला भी। क्या सिर्फ एंगल आई ऑलवेज एंगल आज इक्वल होता है? ये एंगल भी इसके इक्वल होता है पर हमेशा नहीं होता। एंगल आई एंगल आर की इक्वल हमेशा होगा। क्या कोई बात नहीं, ये 40-40-50 का लफड़ा भी बहुत बड़ा सवाल, थोड़ी सवाल कहना भी कलंकित है इसको, लेकिन तो अगला प्रश्न ध्यान से करो। मैं जगह बदल देता हूं, ठीक है, ध्यान से। ये लाइट, ये भी लाइट रही, ये आई और ये चली गई। तो जरा इसमें ये बताओगे कि अगर ये वाला नाम दे दिया जाए ए बी, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है, एंगल आई का नाम बोलना। एंगल आई कौन सा है? गलत दिया तुमने जवाब शायद। अरे तुम एरो देखो, एरो गलत नहीं लगे, दोनों आई रही है ना, एरो गलत है ना। तो मैं सबसे पहले एरो सही कर लेता हूँ, ये ध्यान से देखो। अगर हम लोगों ने एरो सही की, हाँ अब ठीक है। अब बताओ एंगल आई कौन सा है? CBD, CBD एंगल आई है, इंसिडेंस एंगल CBD है, ये वाला एंगल आई है CBD, और ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल आर है, ABD। अब सवाल सुने ध्यान से, तुम लोगों का सवाल ये है कि भाई अगर इसकी वैल्यू है 3x प्लस के 60 और इसकी वैल्यू है, एक मिनट रुक जा, 5x माइनस के 10, फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर, फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर, ये फाइंड करना। तुम कैसे निकालोगे? मतलब तुमने जितना आसान सवाल पहला समझा उतना अगला दूसरा नहीं है, बहुत सिंपल सिस्टम। दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल, यानी कि एंगल आई किसके इक्वल है? एंगल आर की। तो 5x माइनस के 10 को इक्वल टू रख दो किसके? 3x प्लस 60 के। अब तुम सॉल्व तो कर सकते हो ना, ट्रांसपोज मार दो, वैल्यूज को निकालो, x की वैल्यू पहले निकाले, सॉल्व करें। मतलब पहला केस, पहला नियम ही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो पहले नियम से सवाल चलने दो। x की वैल्यू नहीं, मतलब मुझे लगता है कि शायद आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने ऐसे रख दिया है। x वैल्यू सही आएगी, तुम्हारी एंगल सही नहीं बैठेगा।
वैल्यू तो फाइंड हो जाएगी। एक बात उसमें एक छोटी सी कमी है, वो तुम शायद समझ जा वरना कोई बात नहीं। भाई पहली बात 3x को यहाँ पे लिया तो 5x माइनस के 3x और माइनस के 10 को वहां लिया तो 60 10 के 10 5 में 3 गए तो 60 और 10 2 70 काटो x की वैल्यू 35 x की वैल्यू 35 निकलेगी पर एंगल 35 नहीं है। वो x की वैल्यू पुट करने से आएगा तो तुम इसमें 35 डालोगे, यही 165 165 यही कुछ 350 से ऊपर चले गए। मतलब गड़बड़ है मामला। मतलब एंगल लाइन पे बनने वाले एंगलों का सम कितना हो सकता है? ये दोनों ही मिलके 205 चले गए। पर ठीक है, तुमने x की वैल्यू तो निकाली कम से कम। अगले सवाल में परफेक्ट आंसर आएगा, वो ध्यान से करना, इसको ध्यान से सॉल्व करें। हाँ भाई निकाल। x की वैल्यू फाइंड कर दे और एंगल फाइंड कर दे, दोनों कितने होंगे। ये दोनों एंगल पहली बात इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों रूल को फॉलो कर रहे हैं। एंगल आई इक्वल टू इक्वल डालो, x निकालो, x की वैल्यू 20 पुट कर दोनों जगह करेंगे, सब लोग करें। ट्रांसपोज ध्यान से बस है ना, कुछ याद करके मत बैठो कि ट्रांसपोज सीख करना, दिमाग से देखो और उसके बाद सॉल्व करना सीखो। आगे x की वैल्यू आगे सबकी कितनी कैसे निकलेगी? माइनस का 10 यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो 10 प्लस के 10 और प्लस के 2x वहां ट्रांसपोज करेंगे 3x माइनस की 2x यानी कि 20 इक्वल टू में कितना x की वैल्यू 20 है, एंगल 20 नहीं है। एंगल तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे पुट करना चाहिए x की वैल्यू 20 तो 20 इंटू 2 40 40 प्लस 10 ये वाला 50 है तो ये वाला ही पक्का 50। तो फिर भी चेक कर लेते हैं, 20 पुट कर दो, 20 इंटू 3 60 माइनस 10 ये वाला 50 है। ये दोनों बगल वाले एंगल 40 40 के हो तो गए हैं पर की नीड नहीं थी फिलहाल। लेकिन मेन बात ये समझे कि तुम्हें इस छोटे सवाल का भी आइडिया हो कि तुम जीवन में पहली बार एक सवाल करने बैठे हो तो एक सिंपल सवाल होने पर भी नंबर करने की गुंजाइश है। बहुत से लोग इस चीज को नहीं सोच पाते इस वजह से। अगला ध्यान से करना, अब ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन सीधी है बिल्कुल। ये बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीजन तुम लोग शायद नहीं जानते, पर ये स्ट्रेट लाइन है। ये वाला एंगल है, अब ये भी सोच के रखना पड़ेगा, मैं बिना सोचे रखूं तो चल कोई नहीं। 2x माइनस के 20 और ये वाला 3x प्लस 10 है। फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर। चलो भाई, अब पता नहीं तुम क्या बुद्धि लगाओगे, पर मैंने इस बार इक्वल वाले इक्वल नहीं दिए, ठीक है। ये 2x माइनस 20 है। तुम 2 मिनट अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें करवा ही दूंगा, ठीक है। ध्यान से भाई, मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूँ। एंगल को x ले सकते हैं, इसको एंगल आई को नहीं, ये वाला एंगल कितना है? bx प्लस 10 तो ये वाला भी कितना होगा? इस बात में कोई डाउट नहीं है। अभी बात और सुनो, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, इन दोनों को मिला कितना बनेगा? अब तुम करो, हिंट बस कितनी होती है, सॉल्व करें अपने आप से। इन दोनों को मिला के 90 बनेगा। इस बार इक्वल टू 1 डालना है।
आज किसी का कोई आंसर निकला एक्स की वैल्यू 20 20 तो सही है वैसे। हाँ सही है। देखो पहली बात तो अगर ये वाला लगा, ये वाला 3x प्लस 10 है तो ये वाला भी 3x प्लस 10, उसका रीजन क्या है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अभी बात है कि इसके और इसके एंगलों का अगर सम करें कितना आएगा 90, क्योंकि ये 90 का दिख रहा होगा तुम्हें। इन दोनों को इक्वल में डालने के पहले इनको जोड़ दो, 3x प्लस के 10 और 2x माइनस के 20 इक्वल टू में 90। 3x और 2x 10 में से 20 गए माइनस 10, माइनस के 90 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 10, यानी कि 5x और 10 और 90 जुड़ने पर 100, 5 से 100 कटता है, x वैल्यू 20 निकली, पर तुम्हारा आंसर 20 नहीं है तो पुट करना चाहिए। तो सिर्फ 20 डालोगे, 20 इंटू 3 60 प्लस 10, है ना। दिमाग से सोचें, हर चीज को किताब पे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है ना, अकल से चलाते थे। अगर ये 70 है तो अपने आप समझे कि ये वाला भी बचा हुआ 20 और ये वाला भी। एक मिनट पुट करके देख लो बचा हुआ 20 आता है कि नहीं। 20 दूनी 40, 40 में से 20 गए तो 20 निकलेगा। अगला टाइम आ रहा, तुम कितनी भी फिजिक्स पढ़ लो बिना कैलकुलेशन के नहीं बढ़ सकते। मैं तुम्हें बात देता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। मैंने एंगल आई और एंगल आर नहीं दी, दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। अब इनकी वैल्यूज ही पुट करवाई जाती हैं। 5x माइनस के 30, कुछ कुछ करना पड़ेगा। ये तो मतलब ये तो होंगे ही, ये मैंने बताने पड़ते हैं, इसका रीजन है कुछ, मतलब बताने पड़ते हैं ये फिलहाल। ठीक है भाई, फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर। इस बार इक्वल दिए गए हैं जो लोग, उनको इक्वल में डाल दो पहले। 5x माइनस के 30 और x प्लस 10 बराबर है, पहले वो सॉल्व कर दो, उसके बाद देखना कुछ और। अरे करें मैं ये फाइंड करने हैं, एंगल आई कितना होगा और जितना होगा उतना ही एंगल आर भी होगा। ठीक है, एक मिनट ध्यान, दोनों को इक्वल में पुट करो, दोनों को सॉल्व होने दो, x की वैल्यू आने दो आराम से। x की क्या निकली 10, यानी हम लोगों ने 5x माइनस के 30 को किसके इक्वल पुट करा, x प्लस 10 के। हमने इसको तो माइनस में लिया तो आ जाएगा 4x और 30 को लेंगे जुड़ेगा 40, इससे काटेंगे तो x की क्या निकली 10। अभी 10 हमारा आंसर नहीं है, वैल्यू पुट करें। अगर अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 10 प्लस 10, यानी ये वाला एंगल निकल के आ गया तुम्हारा 20 डिग्री, तो तुम मुझे बताओ ये वाला कितना होगा 70। अगर एंगल आर 70 है तो एंगल आई भी 70, और ये वाला कितना है फिर, तुम 4 10 पुट करके देख लो, 5 इंटू 10 50 में से 30 गए तो 20, सही बैठा है एक बात। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछता कि भाई अगर ये वाला पॉइंट ए, ये वाला बी है, ये वाला सी है, सवाल कभी कभी ये भी हो जाता है, फाइंड एंगल एबीसी कितना होगा, एंगल एबीसी 140। तो इन सवालों में बिल्कुल ध्यान दें कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगला लाइट का आना और लाइट का जाना।
अब कुछ ऐसा बचा नहीं, मतलब जितनी भी तुमने पॉसिबल कैटेगरीज करी वो ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं क्रिएट होगा। x अपॉन 2 माइनस 5। हाँ भाई सॉल्व। पहले तो इसका लहजा समझना आता कैसे होना, जैसे कि ये वाला 3x बटे 2 माइनस 5 है तो ये वाला भी, और इन दोनों का सम 90 होगा। मतलब अगर ये वाला 3x बाई 2 माइनस 5 है तो ये वाला भी 3x बाई 2 माइनस 5 होगा, और इन एंगलों का सम कितना होगा 90 डिग्री, है ना। वो कर बस मैं ही चाहता हूँ कि तुम सॉल्यूशन निकाल पाओ, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी हो वो 2 को सेट करने की, एलसीएम लेने की, बस वैसे कर देना एलसीएम। मुश्किल है शायद, 30 नहीं आ रही आपके साथ ये, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ सोच के नहीं लिखाया जाता। तो वो दिक्कत को सब खत्म करते हैं। पहली बार सभी लोग अगर सॉल्यूशन डरते हैं तो -10 और -5 -15 नंबरों को पहले सेट किया और एबीसीडी को रहने दिया, यानी कि 2x प्लस के 3x अपॉन में 2 यहाँ पे माइनस के 15 इक्वल टू 90। कोई बुद्धिमान व्यक्ति से क्या कदम चल सकता है, माइनस के 15 को वहां भेजेगा तो वो जाएगा प्लस का 15, यानी रह जाएगा 2x प्लस के 3x अपॉन में 2 और 90 प्लस 15 करने पर 105। अब इस जगह पे क्या चाल होगी, एलसीएम। इन दोनों के नीचे 1 माना, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 से 2 कटेगा 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4x, 2 से 2 कटेगा 1 ऊपर जाएगा 3x, और इक्वल टू में 105x, यानी 4 और 3 अपॉन में 2 इक्वल टू में 100। पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 का डिवाइड, तो 2 को ऊपर लिया यानी 7x इक्वल टू में 105 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई करने बन जाएगा 210। 7 से 210 कटता है 30, x की वैल्यू 30 है, एंगल 30 नहीं है, इसको 30 को पुट कर दो, 30 दूनी 60 माइनस 10 50। अगर ये 50 तो ये वाला 50 खत्म। अब तुम मुझे दोबारा बता सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा ये बहुत सिंपल याद करने वाला सिस्टम है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सभी लोग एक सरफेस पे लाई करेंगे, और तुम्हें ये वाले सवाल, ये तुम्हारे जीवन के पहले सवाल है, मतलब तुम्हें अब तक एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पता होगा, पर तुम्हें क्वेश्चंस करने की हैबिट नहीं है इस चीज में। खैर, इस चैप्टर की मैप का कौन सा हिस्सा, पहला। और अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सरफेस। उसमें भी एक ब्रिलियंट डिस्कशन है, ये उसमें बहुत खतरनाक अच्छी नॉलेजेबल बात है, उसे तुम लोग कल पढ़ोगे, बस रिवाइज रखना है ये सारी चीजें, ठीक है।